अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब ठीक हैं? आई विल टीच यू अप्लाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट न्यूट्रिशन के बारे में लर्न करेंगे और इसमें जो है हम इसमें लर्न करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, मैक्रो कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। और इसके अलावा हम डाइट प्लान इसमें लर्न करेंगे कि किस तरह से हमें किसी डिजीज़ को ट्रीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास किस तरह की डाइट होनी चाहिए, पेशेंट को हम कैसी डाइट देंगे तो वो उसको जो है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एज अ प्रिवेंशन को जो डाइट है वो यूज़ करेंगे, किस तरह से हम डाइट प्लान बना सकते हैं प्रिवेंशन के लिए भी और टू द क्योर ऑफ द डिजीज। ठीक है जी, अब आवाज़ आ रही है सबको? ओके, एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। ठीक है जी, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। डेफिनेशन है बेसिक, वो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले है जी न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो इसमें है जी द स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब फूड की डेफिनेशन है अलग से कि फूड क्या है। एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे और वो प्रॉपर्ली कंपोजिट फॉर्म में होंगे, कंपोजिशन उसकी प्रॉपर होगी, हम उसको कहेंगे कि ये न्यूट्रिएंट फूड है। ठीक है जी, इसके अलावा साथ में है न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या है? एनी सब्सटेंस व्हिच कैन बी डाइजेस्टेड एंड यूज्ड बाय द बॉडी। ठीक है जी, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम इनटेक करते हैं, फूड के थ्रू फूड लेते हैं, तो उसके जो फिर हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और वहाँ पे प्रॉपर उसकी डाइजेशन टेक प्लेस होती है, उसको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रिएंट है। कुछ नसीबा को कंटेंट क्यों शो नहीं हो रहे? अपना लिंक जो है वो रिफ्रेश करें आप। बाकी सबको कंटेंट शो हो रहा है, स्लाइड शो हो रही है? ओके, ठीक है जी, सबसे पहले बेसिकली डेफिनेशन हमने लर्न की है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। इन तीनों का डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए। बेसिक सी चीज़ है, द स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और फूड जो है वो एक ऐसी सब्सटेंस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन बी डाइजेस्टेड एंड यूज्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी, आगे उसके जो मेन 6 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम रोज़मर्रा खुराक में हम लेते हैं, उसमें है जी प्रोटीन,
आपने बायोकेम पढ़ी होगी तो उसमें जो है उसमें ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की होंगी। प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर है। ठीक है जी, ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी डेली डाइट में जो है या जो हम नॉर्मल डाइट लेते हैं उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। अगर इसमें अगर आपने नॉर्मल हेल्थी डाइट लेनी है तो इनमें सारे न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एक की डेफिशिएंसी होगी तो वो जो है ना बॉडी में फिर उसके मेजर इफेक्ट्स आती हैं और वो सीरियस इलनेस को भी कॉज कर सकती हैं। अच्छा जी, अब क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है जी, लार्ज क्वांटिटी में जो हमें फूड रिक्वायर है, फूड पार्टिकल्स रिक्वायर हैं, उसको हम कहते हैं कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें हमारी प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स आती हैं। इनको हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और इनके यूजेस क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं बॉडी में, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, फॉर एग्जांपल मिनरल्स एंड विटामिन्स। क्या क्या चाहिए हमें? मिनरल्स और विटामिन्स जो कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में हमें रिक्वायर होते हैं बॉडी को, उसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देन डेफिनेशन एक और है जिसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। refers to the elements that make up the nutrient and how they are arranged with the nutrient। ठीक है जी। अब इसमें कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें भी डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स ऐड होंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है ना कंपोज होंगे। अब कंपोजिशन का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसमें वो किस तरह से अरेंज हुए हैं फूड एलिमेंट्स और किस तरह से पार्टिकल अरेंज हैं और एक न्यूट्रिएंट है उसमें किस तरह से कौन-कौन सी एलिमेंट्स किस-किस क्वांटिटी में हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मल्टीविटामिन लेते हैं, अगर कोई टैबलेट लेते हैं तो उसमें अगर आपने उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बैक पे उसमें बताया गया होता है कि इसमें ज़िंक है, इसमें ज़िंक इतना है, फॉलिक एसिड इतना है, कैल्शियम इतना है, वो सारी लिस्ट डाउन की होती हैं चीज़ें। तो अगर आप देखें तो वो एक इट्स लाइक अ कंपोज़िशन। ठीक है जी। जी आयशा तारिक, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आयशा तारिक, आर यू लिसनिंग मी? ओके। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एज यू नो इट्स अ डिवीजन इनटू द ग्रुप्स और क्लासेस। ठीक है जी, इसमें हम फूड पार्टिकल्स हैं उसको भी हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनको हम क्लासिफाई करते हैं, फैट्स को, प्रोटीन्स को, डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशन की होती है, वो हम नेक्स्ट की यूनिट में हम लर्न करेंगे कि कौन-कौन सी हैं। जस्ट इसमें लिस्टिंग होती है और डिवीजन होती है। कोई जैसे कि हाई लिपिड प्रोटीन्स हो सकती हैं, हाई लिपिड फैट्स हो सकती हैं, लो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होंगे, हाई ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। इसके अलावा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फैट्स हो सकती हैं, लो बायोलॉजिकल वैल्यू फैट्स हो सकती हैं। तो इसमें ये इनकी एक्चुअली क्लासिफिकेशन है। ठीक है जी। Then have sources. अब sources refers to the foods which are the best suppliers of the nutrients. Sources actually the food particles होते हैं, foods ही होते हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमने फॉलिक एसिड लेना है तो कौन सी फूड जो है ना उसका बेस्ट सोर्स है। अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए कौन सी बेस्ट सोर्स है। ठीक है जी, तो सोर्सेज एक्चुअली फूड ही होती हैं जो कि हमने लिस्ट ऑन करनी होती हैं जो कि बेस्ट सप्लाई कर देती करती हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को। ठीक है जी। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो आप लोग क्या लेते हैं, यानी कि आप शुगरी आइटम ज़्यादा लेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर किसी को प्रोटीन चाहिए तो वो एग, मीट और चीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेगा डाइट में। और अगर किसी को फैट चाहिए तो वो ऑयल्स वगैरह इस तरह की बटर और इस तरह की या रेड बीफ जो है वो यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है फंक्शन। रेफर टू द यूजेस ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द बॉडी। अब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने लिए हैं अपनी डाइट में, उन वो किस तरह से यूज होंगे बॉडी में, इट कॉल्ड फंक्शन। ठीक है जी। बॉडी में
में न्यूट्रिएंट्स का यूज़ किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल फैट्स है, फैट जो है वो अमीनो एसिड में जाके चेंज होंगी, तो उसमें जो है वो डिफरेंट होगा। प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स जो होंगी, फैट्स हैं वो उसमें लिपिड्स में चेंज होंगी, तो वो डिफरेंट उसका जो है यूजेस हैं वो किस तरह से होगा, वो उसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। नेक्स्ट है जी प्रोटीन। अब मेन जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो है जी प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जहाँ पे हम जस्ट रिव्यू करेंगे। कंपोजिशन में अगर हम देखें तो इसके एलिमेंट्स क्या-क्या हैं, उसमें कार्बन इन्वॉल्व होगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है जी, ये 4 मेन एलिमेंट्स हैं। अगर ये प्रॉपर्ली प्रेजेंट होंगे तो प्रोटीन बनती है। अगर इसमें एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है जी, इट इज द ओनली न्यूट्रिएंट that contains nitrogen, which is the element responsible for the growth. These elements make up units called amino acids. ठीक है जी, ये अमाइनो एसिड कहलाती हैं। आवाज आ रही है सबको? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही, तो मुझे बताएं कि किसको आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी, जिन स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही काइंडली अपना लिंक रिफ्रेश करें और अपना इंटरनेट जो है वो उसको चेक करें, ताकि आपको प्रॉपर सिग्नल आए और आप मुझे हेयर कर सकें। ओके, it is the only nutrient that contains nitrogen, which is the element responsible for growth। ठीक है जी, प्रोटीन में नाइट्रोजन बॉन्ड होता है, तो जो कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी ग्रोथ के लिए, जो कि हम ग्रोथ के लिए रिक्वायर होती है। तो इसलिए अगर कोई पेशेंट जो है या चिल्ड्रन जो हैं वो ग्रोइंग एज में है, या कोई अपनी ग्रोथ को बेहतर करना चाह रहा है, तो उसको चाहिए कि अपनी प्रोटीन को बेहतर करे। ठीक है जी, अपनी प्रोटीन इनटेक जो है वो बेहतर करे। अगर आप लोगों ने देखा हो, कुछ लोग जिम वगैरह करते हैं, जिमनास्टिक या एक्सरसाइजेस करते हैं, एथलीट्स वगैरह, तो वो प्रोटीन जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर मसल बिल्डर। ठीक है जी। प्रोटीन इज अ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंक्स टू फॉर्म अ चेन। अब इसमें पेप्टाइड लिंक्स होते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड जो होगा उसका कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, और दूसरे जो ग्रुप होगा उसका, दूसरे अमाइनो एसिड का जो है वो अमाइन ग्रुप अटैच होगा। वाटर जो है उसमें सेपरेट हो जाता है, तो इस तरह प्रोटीन बॉन्ड बनता है। ठीक है जी। स्ट्रक्चर मुझे इतने वो एक्सप्लेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बायोकेम में पढ़े होंगे, तो इसलिए हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही इसमें रिव्यू करेंगे, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है जी, दीज प्रोटीन चेन्स आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है जी, जैसे हम फूड इनटेक करेंगे तो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, और वो इनकी जो इन चेन्स को जो है वो ब्रेक डाउन कराते हैं और इनकी लाइसिस कराते हैं, जिससे क्या होगा कि अमाइनो एसिड फ्री हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि अमाइनो एसिड इसमें होते हैं, अमाइन ग्रुप अटैच होता है और कार्बोक्सिल होता है, और अमाइनो एसिड बनते और वो जो है पेप्टाइड चेन बनाती हैं, और उसके बाद जो है ना एक लिंकेज बन जाता है। लेकिन जैसे ही डाइजेशन होगी, एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे और वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देंगे, उसके बाद अमाइनो एसिड फ्री हो जाएंगे, और फिर जो है वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में जाके अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है जी, जैसे ही अब्जॉर्प्शन होगी, फिर जो टारगेट एरियाज होंगे जहाँ पे हम इसके रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ से वो ब्लड के थ्रू वहाँ पे वो जाएंगे और वहाँ पे अपना एक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन। अब प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है, अगर आप फर्स्ट वाली देखें तो एनिमल प्रोटीन है, देन है जी वेजिटेबल प्रोटीन। ये 2 मेन क्लासेस हैं प्रोटीन की। एनिमल प्रोटीन जो है फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, और इसको हम कहते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, HBV। ठीक है जी। हाई बायोलॉजिकल का मतलब है कि इसमें प्रोटीन का ज़्यादा कंटेंट होता है, इसमें प्रोटीन की ज़्यादा वैल्यू पाई जाती है, लेकिन ये जो है इसमें ये थोड़ी डेंजरस भी होती है। ठीक है जी। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो ये बॉडी को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं।
वेजिटेबल प्रोटीन जो है वो सेकंड क्लास के हैं और लो बायोलॉजिकल वैल्यू की हैं, ठीक है जी, एलबीवी इसको कहेंगे। लेकिन इसमें ये क्या होगा कि इसमें प्रोटीन का कंटेंट कम होता है और अगर आप जितनी देर तक मर्जी इसको यूज करें इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है जी। बोथ क्लासेस ऑफ प्रोटीन शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट, दोनों ही लेनी चाहिए ताकि आप जो है कि हेल्दी नॉर्मल डाइट जो है वो ले सकें। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन इज रिलेटेड टू हिज या हर वेट। जब भी प्रोटीन की कैलकुलेशन की जाती है तो वो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग की जाती है। और नॉर्मली जो प्रोटीन जितनी आरडीए मीन रूटीन डेली अलाउंस, ठीक है जी, आरडीए मीन रूटीन डेली अलाउंस, और डेली यानी कि डेली उसका क्या रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो है जी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब किसी पर्सन का फॉर एग्जांपल 40 kg वेट है तो उसको हम 40 ग्राम प्रोटीन जो है ना होल डे में दे सकते हैं, यानी कि 24 आवर में उसको 40 ग्राम प्रोटीन ही रिक्वायर्ड है। इससे ज़्यादा उसको नहीं लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर वो लेगा तो वो भी उसके लिए डेंजरस है, इससे कम लेगा तो वो भी वो अंडर न्यूट्रिशन को लीड करेगा और वो भी उसके लिए डेंजरस है। जो लोग प्रॉपर्ली अपना ब्रेकफास्ट या अपनी डाइट पे फोकस नहीं करते, वो उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी डाइट बेहतर करें। जब हम जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे प्रोटीन के यूजेस, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, अगर तो फिर हमें आइडिया होगा कि अगर हम कोई एक भी पोर्शन फूड का मिस करते हैं तो उससे हमारे बॉडी को कितना लॉस हो रहा है, ठीक है जी। अगर किसी को समझ ना आए तो साथ साथ पूछ लें, आई विल सॉर्ट आउट योर क्वेरीज। देन है जी एनिमल प्रोटीन, अब सोर्सेज हैं इसके जिसको हमने हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कहा था, उसमें है जी मीट, फिश, मिल्क, एग, चीज एंड योगर्ट। ये जो है मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है और इसमें अगर आप लेते हैं प्रोटीन तो आपको हाई क्वालिटी जो है या अच्छी क्वालिटी में प्रोटीन मिल जाती हैं। वेजिटेबल प्रोटीन्स अगर आप देखें उसमें पीस, बीन्स, लेंटल्स, नट्स और सीरियल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है जी। In the past, animal foods were eaten as a major source of protein. There is a there is now a trend towards eating more plant or vegetable sources of protein because, ठीक है जी। पहले तो होता था कि ज़्यादातर लोग एनिमल फूड से जो रिलेटेड प्रोटीन से वही लेते थे, वो कहते थे कि वो बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का तो हमें वही लेनी चाहिए। लेकिन अब जो है आजकल जो ट्रेंड है, क्योंकि आजकल हम डिफरेंट डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें हम अपनी डाइट में लेके आ रहे हैं, तो हम ज़्यादातर वेजिटेबल सोर्सेज की जो प्रोटीन है उन पे फोकस करते हैं। अब उन वेजिटेबल सोर्सेज जो है प्रोटीन की वो क्यों इफेक्टिव है, उसके 3 मेन रीजन हैं। दे कंटेन लेस फैट, दे कंटेन मोर फाइबर एंड दे आर चीपर टू प्रोड्यूस। इसमें एक तो फैट कम होता है, जो वेजिटेबल प्रोटीन्स होती हैं उसमें फैट की जो क्वांटिटी है वो भी कम होती है। इट मीन्स जो हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं या क्रोनरी हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, उनके लिए ये बेस्ट है, उनके लिए सूटेबल है। दूसरा इनमें फाइबर ज़्यादा होता है, ठीक है, जिससे फाइबर डाइट ज़्यादा इफेक्टिव होती है और वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती, और भी इसके बहुत सारे इफेक्टिव हैं, ठीक है जी। देन है जी दे आर चीपर टू प्रोड्यूस, इसका इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती तो ये इजीली जो है मार्केट में अवेलेबल हैं और आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस क्या हैं अब प्रोटीन के? फरहीन आपको आवाज़ आ रही है? डियर अपने इंटरनेट लिंक चेक करें, आप लोगों के इंटरनेट में इश्यूज हैं तो इसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट चाहिए ताकि आपको प्रॉपर लेक्चर जो है या मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉपर आप तक जा सके। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे फंक्शन फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल बॉडी सेल्स, स्किन एंड बोन, ठीक है जी। अब इसका मेन फंक्शन ये है कि ये ग्रोथ में हेल्प आउट करती है, ठीक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है इसके बॉन्ड में, और नाइट्रोजन जो है वो मेन सोर्स जो है फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ, ठीक है जी। इसमें स्किन एंड बोन की ग्रोथ जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल हम अगर किसी पेशेंट को कोई इंजरी हुई है, कोई वुंड है, तो हम क्यों कहते हैं कि इसको प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। यही रीज़न होता है कि क्योंकि प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसलिए प्रोटीन डाइट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है।
द रिपेयर ऑफ worn आउट और डैमेज सेल्स, फॉर एग्जांपल कट्स वगैरह लगे हैं तो उसके लिए प्रोटीन ज़्यादा रिक्वायर होती है। देन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ये मेन एक सोर्स है, यानी कि प्रोटीन जो है बहुत सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है। एंजाइम और एंटीबॉडीज जो हैं वो भी ज़्यादातर प्रोटीन पे बेस करती हैं, ठीक है जी। तो अगर तो आपके बॉडी में जो प्रोटीन का लेवल है वो अगर बेस्ट होगा, अगर प्रॉपर नॉर्मल होगा, तो ही आपके हार्मोन, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क प्रोड्यूस होंगी और फिर वो जो है ना प्रॉपर वर्क करेंगी। हम अगर कहते हैं फॉर एग्जांपल एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है, अगर आपने देखा हो, तो उसमें क्या होता है ज़्यादातर उसकी प्रोटीन इनटेक भी कम होता है, उसको प्रोटीन डाइट कम लेता है ऐसे पेशेंट, तो उससे उसकी इम्यूनिटी भी इफ़ेक्ट करती है। और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ही जो है हमारा इम्यून सिस्टम ही प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जब प्रोटीन ही प्रॉपर नहीं होगी तो एंटीबॉडीज़ भी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होंगी और ना ही जो बॉडी जो है वो इतना हेल्दी होगा। एक्सेस इज यूज फॉर हीट एंड एनर्जी। अब जो प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है एक ये भी है कि ये हीट और एनर्जी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन अगर हो गई है, वो अक्यूमुलेशन हो गई है उसकी, तो क्या होगा, सम टाइम वो हीट के लिए भी यूज होती है और सम टाइम फॉर एनर्जी। अगर आपने कोई एक मील मिस किया है, आप फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है आपने मिस की है, नहीं ले रहे, तो आपके बॉडी में जो प्रोटीन होगी अवेलेबल होगी वो उसकी उसके रिप्लेसमेंट में यूज होगी और उससे फिर आपको एनर्जी मिलेगी। देन है जो अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड होती हैं, आप लोगों को इसका नॉलेज होगा ऑलरेडी। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20 अमाइनो एसिड। देयर आर टू टाइप्स हैं, टोटल 20 हैं। टू टाइप्स हैं जिसमें एसेंशियल हैं और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो वाले होते हैं जो कि बॉडी है जो है खुद से मेकअप नहीं कर सकता और उसको उसके लिए हमें डाइट में उसकी जो है ना सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है जी। लेकिन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी है वो मेकअप कर सकता है, बॉडी हमारा बना सकता है और इसलिए वो जो है हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट में रिक्वायर नहीं होते, ठीक है जी। देन है जी फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिपिड, जिनको हम लिपिड्स भी कहते हैं। अब जिस तरह हमने प्रोटीन में देखा उसमें भी था कार्बन था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थी, ठीक है जी। अब इसमें जो है वो ज़्यादातर फैट्स और ऑयल्स होंगे। लिपिड्स जो हैं वो फैट्स भी हो सकते हैं और ऑयल्स हो सकते हैं। अगर फैट्स हैं तो वो क्या होंगे, वो फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है जी। रूम टेम्परेचर पे अगर हम उसको रखते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कि बटर वगैरह, मक्खन वगैरह, इस तरह की चीज़ें। देन ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जो ऑयल्स हैं आप उनको रूम पे रखेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। इसमें ऑलिव ऑयल है, ठीक है जी, और भी बहुत सारे सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, इस तरह के जो ऑयल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, लेकिन फैट्स हैं वो सॉलिड होते हैं। कंपोजिशन अगर हम डिस्कस करें तो फैट की कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है जी। ये तीन चीजें मिलकर जो है ना फैट्स बनाती हैं। इसके अलावा दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइसोल, इसमें ग्लाइसोल होगा और साथ में थ्री फैटी एसिड जो हैं वो अटैच होंगे, तो फैट का जो है कंपाउंड बनेगा। तो ड्यूरिंग डाइजेशन, जैसे ही डाइजेशन होगी तो क्या होगा, ड्यूरिंग डाइजेशन द ग्लाइसोल इज सेपरेटेड फ्रॉम द फैटी एसिड। जैसे ही डाइजेशन होगी तो लाइपेज वगैरह, एंजाइम्स वगैरह हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वो इसकी लाइसिस कराते हैं और उससे क्या होगा कि उसकी डाइजेशन हो जाएगी और फैटी एसिड सेपरेट हो जाएगा और ग्लाइसोल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इसमें अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें भी दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक एनिमल फैट्स हैं जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट, दूसरे हैं वेजिटेबल फैट्स और उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो बैड होते हैं फॉर हेल्थ के लिए, बैड फॉर हेल्थ, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो गुड फॉर हेल्थ है, ठीक है जी। तो एनिमल फैट से अवॉइड ही करना चाहिए ज़्यादातर क्योंकि ये एलडीएल लेवल को ज़्यादा करते हैं, लेकिन वेजिटेबल फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट जिसमें मोनोसेचुराइड और पॉलीसेचुराइड जो है, अनसेचुराइड जो हैं वो सारे मोनो और पॉली जो हैं वो सारे इसमें आते हैं, तो वो ज़्यादातर इफेक्टिव होते हैं।
ओके, सोर्सेज अगर हम डिस्कस करें तो एनिमल फैट्स हैं, और एनिमल फैट्स जो है वो फ्रॉम एनिमल सोर्सेज हैं। अगर हम देखें तो इसमें बटर, मीट, ऑयली फिश, एग, चीज और क्रीम्स वगैरह इसमें आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये एनिमल फैट्स हैं। लेकिन अगर वेजिटेबल फैट्स अगर आप देखें तो ये प्लांट सोर्सेज से आती हैं, जिसमें कुकिंग ऑयल, नट्स, सीरियल्स और मार्जरीन वगैरह आती है। मार्जरीन जो होती है एक्चुअली प्रोसेस्ड ऑयल्स ही होते हैं, जैसे कि ब्लू बैंड वगैरह, इस तरह के बटर वगैरह जो होती हैं, और ये ज़्यादातर इफेक्टिव होते हैं। इसमें जो है अनसैचुरेटेड सोर्स होती है फैट की, और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ जो पेशेंट्स होती हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ये इफेक्टिव होते हैं। तो आप उनमें जो है ना मार्जरीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स में एनिमल फैट जो कि हाई फैट्स जो है, यानी कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, उसको जो है ना कम करना चाहिए। फंक्शन इसके ये हैं, फैट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, ठीक है जी, ये भी एज अ हीट और एनर्जी के तौर पे यूज होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेता, तो फर्स्ट जो है यूटिलाइजेशन होती है प्रोटीन की। अगर उस पर्सन में प्रोटीन के सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, वो डिप्लेशन हो रही है, देन जो है फैट्स के तौर पे यूज होते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो कि आजकल एक ट्रेंड चला है कीटो डाइट का, तो वो इसी फिनोमेना पे जो है ना वर्कआउट कर रहा है। कीटो डाइट में एक्चुअली फैट जो है वो बॉडी के वो सारे यूटिलाइज होते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि वेट लॉस होता है। कीटो डाइट में फैट ही ली जाती है, पे पर्सन होते हैं जस्ट फैट पे रहते हैं, लिपिड पे, और फैटी चीजें ही लेती हैं, और उसमें कार्बोहाइड्रेट की रिस्ट्रिक्शन होती है, प्रोटीन भी माइन्यूट अमाउंट में ली जाती है। तो ताकि जो बॉडी में जितनी भी फैट है वो एज अ एनर्जी जो है ना वो यूटिलाइज हो, और उसके रिस्पॉन्स में फिर जो है बॉडी वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप कोई भी बिना कंसल्टेशन के या अपने प्रॉपर जो है ना डाइट मील के, डाइट प्लान के कीटो डाइट स्टार्ट ना करें। फैट्स इंसुलेट द बॉडी विद अ लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है जी। इसके अलावा ये एडिपोज टिश्यूज में लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, और उससे उसके टेम्परेचर रेगुलेशन रहती है, उसके हीट लॉस नहीं होता, ठीक है जी। इसके अलावा उसमें काफ़ी सारी थिकनेस आ जाती है बॉडी लेयर्स में, और इजीली जो है ना वो इंजरी नहीं होती। इसके अलावा फैट्स प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन, फॉर एग्जांपल किडनीज, दे आर अ सोर्स ऑफ फैट लेवल विटामिन। अब हमारे बॉडी में जितने भी फैट लेवल विटामिन हैं, तो वो जो है फैट से ही प्रोड्यूस होते हैं। उसके लिए फैट जो है ना रिक्वायर होती है उनकी प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए जो सोर्सेज हैं ऑफ फैट लेवल विटामिन। देन हैवी दे डिले हंगर एज दे टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो फैट डाइट जो है अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि एक इससे जो है हंगरी जो फीलिंग है वो देर बाद आती है, ठीक है जी। तो इससे उसकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, उसके बाद प्रोटीन टाइम लेती हैं, और फैट जो है सबसे एंड पे डाइजेस्ट होती है। तो इसलिए वो प्रॉपर जो है डाइट जो है अगर अपनी कोई चाह रहा है कि नॉर्मल हेल्दी डाइट ले, तो उसमें तीनों कंटेंट्स होने चाहिए। लेकिन अगर कोई अपना वेट लॉस भी करना चाह रहा है, तो इसको माइन्यूट अमाउंट में फैट भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेनी चाहिए। इसके अलावा दे ऐड फ्लेवर टू द डाइट, इसके अलावा एज अ फ्लेवर भी हम डाइट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लोग बटर या देसी घी वगैरह इस तरह की चीज़ें, मार्जरीन वगैरह जो है फूड में ऐड करके लेते हैं, तो वो भी इसमें फ्लेवर भी आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डेंजर्स एसोसिएटेड विद ओवर ईटिंग फैट। अब हमने फंक्शन तो डिस्कस कर लिए, उसके टाइप भी डिस्कस कर लिए, लेकिन अगर कोई ओवर ईट करता है फैट को, या ज़्यादा अमाउंट में फैटी डाइट लेता है, तो उसको क्या नुकसान हो सकते हैं। ईटिंग टू मच
फैट में रिजल्ट इन ओबेसिटी, ठीक है जी। मेन सोर्स ऑफ ओबेसिटी, मेन सोर्स ऑफ वेट, ओवरवेट इज फैट, ठीक है जी। अगर आप हेल्दी फैट अगर लेते हैं और नॉर्मल अमाउंट में लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, तो आप कभी भी ओवरवेट नहीं होती। लेकिन अगर आप ओवर यूज कर लेते हैं, ज़्यादातर अपनी फूड जो है वो आपकी फैट में इंक्लूडेड है, तो आप जो है ना बहुत जल्दी ओवरवेट हो जाते हैं और देन फिर आप जो है ना ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। सैचुरेटेड फैट्स में लीड टू अ बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज। अब सैचुरेटेड फैट्स जो मैंने आपको बताया ये बैड फैट्स होते हैं, बैड, और इसमें जो है एनिमल फैट्स ज़्यादा आते हैं। ये ज़्यादातर जो है ना कोलेस्ट्रॉल को लीड करता है, उसकी बिल्डअप कराता है इन द आर्टरीज। और कॉर्नरी हार्ट डिजीज वगैरह जो ज़्यादातर हैं, आर्थरीरोस्क्लेरोसिस वगैरह, तो इन सब में जो है कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है और फैट टीयर्स होती हैं। जिसमें कॉज हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज। ठीक है जी। अगर आर्टरीज में कोई फैट कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप होगा, फैट का बिल्डअप होगा, तो जाहिर सी बात है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, आर्टरीज नैरो हो जाएंगी और ब्लड का जो फ्लो है जो नॉर्मल पहले हो रहा होता है वो उस तरीके से वो नॉर्मली नहीं होगा। तो ब्लड जो है वो नैरो आर्टरी से जब पास करेगा तो फिर वो जो है वो कंस्ट्रिक्शन के साथ जाएगा, तो वो हाई ब्लड प्रेशर को लीड करेगा। इसके अलावा स्ट्रोक हो सकते हैं, सप्लाई नहीं हो रही प्रॉपर किसी एरिया में ब्लड की, और इसके अलावा हार्ट डिजीज इसमें आ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स राइज बिकॉज देयर इज टू मच सैचुरेटेड फैट इन द डाइट, ठीक है जी। अब किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर कराते हैं तो उसकी वो भी इसका मेन रीजन है कि उसकी डाइट जो है वो हाई फैट डाइट है, वो अपनी डेली रूटीन में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है जी, बैड फैट से ज़्यादा ले रहा है। सैचुरेटेड फैट जो है ना वो अब ज़्यादातर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एनिमल फूड में पाए जाते हैं और उसमें आ जाता है मीट, एग्स और बटर। अगर कोई इस तरह की डाइट ज़्यादा ले रहा है और हाई क्वांटिटी में ले रहा है, डेली बेसिस पे ले रहा है, तो उसको चांसेस हैं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा और वो फिर डिफरेंट डिजीज़ को लीड करेगा, हाइपरटेंशन को, स्ट्रोक को, हार्ट डिजीज़ को। तो अगर कोई पेशेंट है अगर इस तरह का हाइपरटेंशन का या हार्ट डिजीज के साथ, तो हम उनको फिर लो फैट डाइट देते हैं, सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल लीड्स टू हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, ठीक है जी। हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज जो है उसको भी लीड करेगा। आर्थरीरोसिस वगैरह जो है उसमें आ जाता है और उसका हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। क्लियर है सबको स्टूडेंट? नेक्स्ट है जी कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज अ हार्ड वैक्सी फैट विच में बिल्ड अप ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, ठीक है जी। दिस कॉजेज द आर्टरीज टू बिकम नैरो, नैरो हो जाएगी। और जो है कोलेस्ट्रॉल इज द लेवल ऑफ फैट है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स है, एलडीएल है, एचडीएल है, क्या है, वो सारी इसमें फिर आ जाते हैं। तो जो एक्चुअली जो फैट का लेवल ही होता है, फैट टेस्ट करने के लिए ही होता है कि बॉडी में फैट का लेवल कितना है, किस तरह से है और क्या-क्या उसमें चल रहा है। ठीक है जी। जिस तरह अब कोलेस्ट्रॉल अगर बिल्डअप होगा आर्टरीज में तो ज़ाहिर-सी बात है वो नैरो हो जाएँगी और फिर उसमें ब्लड जो है वो बहुत प्रेशर के साथ जो है वो पास होगा। हार्ट को भी इसमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, वेसल्स भी इसमें कंस्ट्रिक्ट हो रही होती हैं। तो फिर उससे जो है हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जो है वो हो सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स इन द डाइट। जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो हमने डिस्कस किया था कि ये वेजिटेबल फैट्स हैं, ठीक है जी। अब जो वेजिटेबल फैट्स हैं उनमें भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। सम अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्प टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। अब ये जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करने में भी इफेक्टिव है, ठीक है। उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैटी एसिड हैं और फैट्स हैं जो कि हमें डेली एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होते हैं, ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ब्रेन फंक्शन के लिए ये बहुत इफेक्टिव है, ठीक है जी। ओमेगा 6 फैटी एसिड जो हैं उसमें हम फिश ऑयल वगैरह ले लेते हैं, नट्स आ जाते हैं और सोया आ जाते हैं, लेकिन जो ओमेगा 6 है और उसमें इसके अलावा सनफ्लावर जो है, कॉलीफ्लावर और इसमें इस तरह के जो जितने भी ऑयल हैं वो सारे इसमें, ऑलिव ऑयल वगैरह वो सारे इसमें आते हैं। फिश ऑयल आ गए, ऑलिव ऑयल आ गए, सारी चीज़ें, ठीक है जी। सोर्सेज ऑफ ओमेगा फैटी एसिड इंक्लूड फिश ऑयल, सीड्स एंड नट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट है जी। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम डिस्कस करते हैं, दे कम फ्रॉम प्लांट फूड। ठीक है जी। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो अपनी फूड बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस है। कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें 3 बॉन्ड है, 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें है जी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है जी। और फैट में हमने देखा था कि ग्लिसरॉल और साथ में फैटी एसिड 3 अटैच हो गए थे। इस और प्रोटीन में हमने देखा कि सिर्फ नाइट्रोजन जो है इसके अलावा होता है, और वो जो है ना अमाइन ग्रुप बनाता है और फिर अमाइनो एसिड की कंपोजिशन होती है। लेकिन इसमें जो है सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सिंगल शुगर यूनिट। इसमें शुगर यूनिट्स आते हैं जिसमें एक यूनिट भी हो सकता है और मोर सिंगल यूनिट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन आप लोगों ने इसकी डिस्कस की होगी, जिसमें हम देखते हैं शुगर, स्टार्चेज और सेलुलोज वगैरह आती हैं। सोर्सेज अगर हम देखें तो शुगर के जो है सोर्सेज केक्स आ गए, सारी बेकरी प्रोडक्ट्स में जो है केक्स वगैरह आ गए, बिस्किट्स हो गए, ये भी प्रोसेस्ड फॉर्म में ज़्यादातर होती हैं, जैम, हनी, शुगर और सॉफ्ट ड्रिंक। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ शुगर्स, और ये जो है ना क्लासिफिकेशन में जो इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट की। देन है स्टार्च, जिसमें पोटैटो, सीरियल, ब्रेड और पास्ता वगैरह आ जाते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स आप कह सकते हैं। और सेलुलोज हैं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल सीरियल्स और सीड्स एंड नट्स, ये सारी जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है। शुगर, स्टार्च और सेलुलोज। फंक्शन क्या है जी? अब कार्बोहाइड्रेट के अगर हम फंक्शन इसके देखें तो कार्बोहाइड्रेट सप्लाई द बॉडी विद हीट एंड एनर्जी। ठीक है, ये भी हीट प्रोवाइड करेगा बॉडी को और एनर्जी। मेन फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। बॉडी को जो भी एनर्जी रिक्वायर होती है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट उसको मीट आउट करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं अवेलेबल तो फिर प्रोटीन, और अगर प्रोटीन भी अवेलेबल नहीं है तो फिर फैट से एनर्जी जो है ना बॉडी को मिलती है। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट अगर किसी ने ले लिया है तो क्या होगा? एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज फैट। ठीक है जी। वो फैट की फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाते हैं, विच इंसुलेट्स द बॉडी एंड प्रिवेंट्स द हीट लॉस, जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन में इफेक्टिव होते हैं। Cellulose aids digestion by pushing food through the intestine quickly and preventing constipation. अब सेलुलोज जो है वो भी एक्चुअली द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसका ये फंक्शन है कि वो फूड को पुश करने में हेल्प आउट करता है और कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। स्टूडेंट्स आप लोग थक गए हैं? सेलुलोज ऑल्सो प्रिवेंट्स डिजीज, फॉर एग्जांपल कैंसर ऑफ द बर्ड। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आप लोग रिव्यू करें, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लें। नेक्स्ट लेक्चर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ।